नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 15 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले जो 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे के अंदर कभी भी ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कितनी तैयारी है, इस वीडियो में इस चीज को हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि थाईलैंड के अंदर एक भयानक हादसा हुआ है और इस हादसे की वजह से लगभग सैकड़ों लोगों की जिंदगियां चली गई हैं। अब यह हादसा कैसा था, क्या कुछ हुआ था, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। और साथ ही इस समय इजराइल गजा के अंदर क्या कुछ कर रहा है, कितने लोगों को मार रहा है, इसको भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि अब कतर हो या फिर मिडिल ईस्ट का कोई भी अमेरिकी एयरबेस हो, ईरान की जद में आ चुका है और अब इस चीज को लेके बड़ा बवाल मचा है। इसको भी हम डिटेल में समझाएंगे। और साथ ही भारत के अंदर ईरान को लेके बड़ा बवाल चल रहा है, इसके बारे में आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। इस वजह से यकीन मानिए आज की जो खबरें हैं बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके दोस्तों मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर मैं आपको अपने देश की ही बताऊंगा। हमारे देश में क्या कुछ चल रहा है पहले वो जान ले, फिर मैं आपको ईरान की खबरों की तरफ लेके चलूंगा। क्योंकि इस समय जो सत्ता में बैठी पार्टी है वो सबको कुचलना चाहती है, सबको कुचलना चाहती है। और वोट चोरी का मामला दोस्तों बड़ा छोटा है। अब सारी पार्टियों की प्लानिंग चुरा के ये पार्टी जीतना चाहती है। और इसका मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं और पूरे प्रूफ के साथ देता हूं। सबसे पहले आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में एक कंपनी है जिसका नाम है आईपैक। आईपैक के ऊपर ईडी की रेड होती है और जब रेड होती है तो उसी के जस्ट बाद ममता बनर्जी उस कंपनी के अंदर दाखिल होती हैं और ईडी के सामने ही जो हरी कलर की फाइल थी उसको लेके बाहर आ जाती हैं। और जब बाहर आ जाती हैं तो गोदी मीडिया ने चीख चीख के कहना शुरू कर दिया कि देखो, ईडी की रेड पड़ी थी, सरकारी डिपार्टमेंट की रेड पड़ी थी और ममता बनर्जी उसमें डिस्टर्ब करने लगी। लेकिन असली कहानी यह है दोस्तों कि उस रेड में ईडी को यह आदेश दिया गया था, जो कि ममता बनर्जी ने खुद अपने आरोप पत्र में बताया है, कि जिस कंपनी पे, जिस फैक्ट्री पे या फिर जिस एजेंसी पे ये रेड पड़ी थी आईपैक, वो पूरा मैनिफेस्टो तैयार करती है टीएमसी का। यानी टीएमसी चुनाव में क्या रणनीति अपनाएगी, कहां कहां से फंड आने वाले हैं, किसको खड़ा करेगी, क्या प्रचार का मुद्दा होगा, क्या कुछ ब्लूप्रिंट होगा, ये तमाम चीज़ें उसी कंपनी में, उसी फैक्ट्री में, उसी एजेंसी में डिस्कस हो रहा था। बाकायदा उसकी फाइल तैयार थी। उसके बारे में जब ईडी को भनक लगी तो ईडी वहां पे पहुंच गई। हालांकि फौरन ममता बनर्जी पहुंचती हैं और अपनी उस हरी फाइल को लेके बाहर निकलती हैं। उसके बाद ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा था उसका वीडियो देखिए आप। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या आरोप लगाया है। अब सुनिए, ये तो ममता बनर्जी की बात थी, लेकिन कल महाराष्ट्र में फिर से एक कंपनी पर रेड पड़ती है और इस कंपनी का नाम है डिजाइन बॉक्स। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई डिजाइन बॉक्स कोई कंपनी है, उस पर रेड पड़ी तो उससे क्या मतलब है? मतलब है दोस्तों, दरअसल डिजाइन बॉक्स जो अजित पवार हैं उनकी पीआर टीम है और सारा मैनिफेस्टो इसी डिजाइन बॉक्स में डिजाइन होता है कि कैसे चुनाव में क्या रैली करनी है, क्या प्लान होगा, किसको कहां से खड़ा करना है। और अचानक से कल शाम को डिजाइन बॉक्स के उस ऑफिस में कुछ लोग आते हैं, अपने आप को बताते हैं कि हम क्राइम ब्रांच से हैं, हमें डॉक्यूमेंट दो, हमें डिटेल दो। अब वहाँ पे जो शख्स बैठा था उसने कहा कि साहब, बिना अपने बड़े लोगों से बात की मैं आपको नहीं दे सकता, आप बदले में भले मुझे जेल भेज दें। उसने कहा कि मैं आपको बात करवा देता हूँ अजित पवार साहब से। अब ये बात जब उसने बोली तब ये लोग सरक लिए। यानी अपने सिस्टम
और अपने वेपन का और सरकारी एजेंसियों का वेपनाइजेशन करके किस हिसाब से लोगों के चुनाव का तरीका, लोग कैसे लड़ेंगे, ये तमाम चीजें चुराने का काम जिस हिसाब से इस समय हो रहा है, इससे ज्यादा देश की बुरी स्थिति क्या होगी। मुझे लगा कि सबसे पहले आपको ये खबरें बताऊं, फिर आपको मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ लेके चलता हूं, क्योंकि जब हम अपने ही देश की बात नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया की बातचीत करके हम क्या उखाड़ लेंगे। बात कड़वी है मगर सच है। खैर, अब आपको मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ लेके चलता हूं दोस्तों, और सबसे पहली खबर मैं आपको ईरान की बताऊंगा। और ईरान के अंदर इस समय जो कुछ चल रहा है, मे भी जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक ईरान के ऊपर हमला हो चुका हो। जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो नहीं हुआ है, लेकिन एडिटिंग से लेके लाइव होने में जो घंटे 2 घंटे 3 घंटे का वक्त लग जाता है, मे भी इस दौरान हमला हो गया हो। और अगर मैं उस खबर को आपको अपडेट नहीं कर पा रहा हूं तो उसके लिए अभी से माफी चाहूंगा, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उस हिसाब से किसी भी वक्त ईरान के ऊपर हमला हो सकता है, और उसको लेके वेरियस फैक्टर अब निकल के सामने आ रहे हैं। सबसे पहले मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ अमेरिका के जितने एयरबेसेस थे, हर उस एयरबेस से अपने अधिकारियों को, अपने जहाजों को निकालने का काम अमेरिका कर रहा है, और हर जगह से तमाम लोग निकल निकल के भाग रहे हैं। ऐसा क्यों, वो भी आपको समझा देता हूं। दरअसल जब अमेरिका ने धमकी दी थी कि हम हमला करेंगे, उसी के जस्ट बाद ईरान ने कहा था कि बाबू तुम हमको मारोगे ना तो पूरे मिडिल ईस्ट में तुम्हारे जितने एयरबेसेस हैं सबको हम तबाह कर देंगे, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। और ये धमकी ईरान की हल्के में नहीं थी। 12 दिन की जंग में ईरान ने इनको समझा दिया था कि ईरान कहां स्टैंड करता है। और इसी के जस्ट बाद अब दोबारा जब जंग के हालात बन रहे हैं तो अपने एयरबेसेस को खाली कर रहा अमेरिका, ताकि ईरान वहां मिसाइल ना मार सके। तो यहां से एक चीज कंफर्म है। दूसरा, रॉयटर्स एक बहुत माना जाना न्यूज का वेबसाइट है, एजेंसी है, जो भी आप समझ लें। रॉयटर्स में यूरोपियन ऑफिशियल्स ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर हमला हो सकता है। तो ये 2 आपको कंफर्म खबरें बता रहा हूं, जो सिम्टम्स इस समय बन रहे हैं हमले के, वो आपको समझ जाइए। तीसरा आप सुनिए, इजराइल ने अपना सारा डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। सड़कों पे आयरन डोम तैयार कर रहा है, जो लेजर बीम सिस्टम है उसको भी डिप्लॉय कर रहा है। साथ ही जो नेतन्याहू है उनके बारे में तो ये भी रिपोर्ट है कि वो फ्लाइट से कहीं सुरक्षित जगह जा चुके हैं। मतलब अपनी जान की इतनी कीमत है नेतन्याहू के अंदर, और इतना डर है कि ईरान अगर मारेगा तो जान नहीं बचेगी। इस वजह से सुरक्षित फ्लाइट पकड़ के कहीं निकल चुके हैं। तो ये 3 चीजें आप जानिए। चौथा, बार बार अमेरिका धमकी दे रहा कि हम हमला कर देंगे, हम हमला कर देंगे। सुबह की वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि किस हिसाब से भारत के लोगों को भी भारत वापस लाने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम जो सर्कमटेंशियल चीजें हैं वो बार बार इस तरफ इशारा कर रही हैं कि हमला करेगा अमेरिका, लेकिन इतना आसान नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है, उसके भी आपको 3 मेजर रीजन आपको बता देता हूं। और ये तीनों मेजर रीजन जियोपॉलिटिकल एंगल से जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक शायद आपके पल्ले बात नहीं पड़ेगी। पहला, आपकी नज़र में ये होगा कि भाई अमेरिका ईरान को टारगेट कर रहा है, ईरान से लड़ेगा, ईरान पे हमला करेगा। लेकिन ग्राउंड लेवल सच्चाई ये है कि अमेरिका आजकल अपने ही मसलों में इतना उलझ चुका है कि वो सोच रहा है कि कहीं हम जोश जोश में आके ईरान पे हमला कर दें और हम फजीहत अगर हो गए, बेइज्जत हो गए, तो फिर पूरी दुनिया में हमारा लोड खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस समय एक मामला इनका चल रहा है ग्रीनलैंड के साथ। डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी वीडियो में कह चुके हैं कि उनको ग्रीनलैंड चाहिए किसी भी कीमत पे। कैसे कहा, कब कहा, 1-2 वीडियो में आपको दिखा देता हूं, सुन ले पहले। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये लाइन बोल रहे हैं कि उनको ग्रीनलैंड की जमीन चाहिए। और ग्रीनलैंड को लेके जो यूरोपियन यूनियन है, अब वो अपने आर्टिकल 42.7 को लॉन्च कर रहा, यानी एक पे खतरा तो सब पे खतरा, एक पे हमला तो सब पे हमला। यानी ग्रीनलैंड पे हमला मतलब पूरे यूरोपियन यूनियन पे हमला, यानी साफ तौर पे यूरोपियन यूनियन नाटो के खिलाफ भी आके खड़ा हो गया। इधर नाटो खुद टूट रहा है, अमेरिका की गुंडागर्दी के हिसाब से नाटो भी समझ रहा है कि भाई इनको हटाओ, इनको अलहदा करके छोड़ दो, ये किसी काम के नहीं है। तो यहाँ पे एक मामले में ये फंस रहे हैं। जिस हिसाब से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाए, इनको लगा कि अब पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ कोई बोलने वाला है नहीं। लेकिन जब मामला ग्रीनलैंड का आया
तो सारे लोग वहां पे कूद पड़े कि भाई नहीं लेने देंगे। अब अमेरिका को लग रही है बेइज्जती अपनी कि यार अब नहीं लेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, लेने जाएं। इधर डेनमार्क कह रहा कि हम तुमको मारेंगे, फ्रांस ने भी कह दिया कि हम आ जाएंगे, इधर जो इटली है उसने कहा कि हम भी देखते हैं तुम कैसे लेते हो। तो ये तमाम देश जब उतर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब इनका पांव उखड़ रहा है। अब ऐसे हाल में ईरान पे हमला करने का मतलब है कि दो दो तीन तीन प्लेटफॉर्म पे लड़ना, जैसे वेनेजुएला से इनकी लड़ाई चल रही, रशिया से बार बार प्रोवोकेशन करवा के जंग की तैयारी करवा रहे हैं, अब ईरान से भी ये लड़ पड़ेंगे, तो फिर ये कहां कहां लड़ेंगे। बहरहाल इजराइल पूरे मौके की तलाश में है कि एनी हाउ ईरान से जंग हो जाए और इस बार फौरन फाइनल हो जाए, सत्ता परिवर्तन हो जाए, हमारा बवाल खत्म हो जाए, हमास खत्म, हिजबुल्लाह खत्म, बना ले अपना ग्रेटर इजराइल। इस वजह से बार बार ये कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल सच्चाई ये है कि ईरान पे हमला करना इतना आसान नहीं दोस्तों। ईरान ने भी कोई हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी। अच्छा, एक दिक्कत और है, ईरान पे आज ये हमला कर दें, कल को ईरान की जो आवाम है वो इकट्ठी हो गई तो ये जो प्रोटेस्ट का बवाल इन्होंने पाल रखा वो फेल हो जाएगा। इसी वजह से जो ट्रंप है बार बार आवाम को, ईरान की जो आवाम है उसको एड्रेस करके बार बार कह रहा है कि आप लोग प्रोटेस्ट करो, मदद रास्ते में, आप लोग हिम्मत मत हारना, मदद रास्ते में। मदद कौन सी? वही मदद कि हम आएंगे, आपको बचाएंगे, हम आएंगे, सत्ता परिवर्तन कर देंगे। तो सत्ता के भूखे जो लोग हैं वहां पे, जो चाहते हैं कि हम यहाँ के प्रधानमंत्री बन जाए, जो चाहते हैं कि हम यहाँ के छोटे मोटे विधायक बन जाए, वो अपने लोगों को लेके सड़कों पे उतरे हैं। समझ रहे हैं आप चीज को? वही लोग सड़कों पे उतरे हैं कि भाई खामने ही जाएगा तो कम से कम कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। वो बात अलग की है कि खामने ही गया तो ईरान के कितने टुकड़े होंगे बता नहीं सकते। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही है, लेकिन अब आपको दो मेजर खबरें बताता हूं ईरान के ही हवाले से। पहला तो मैं आपको बताऊंगा कि पूरी दुनिया कितनी दोगली है। ईरान में जब प्रोटेस्ट हो रहा है और ईरान के अंदर भाई साहब सख्त आदेश अब आ चुका है, वहां के जो कोर्ट है, जो वहाँ के जूरी मेंबर है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जितने भी प्रदर्शनकारी हिंसात्मक तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे उन सबको सजाए मौत दी जाएगी। साफ तौर पे ये बात बोली है। अब यहाँ पे कुछ ह्यूमन राइट आएंगे, कुछ लोग कहेंगे अरे मासूमों को बोलने नहीं दिया जा रहा, आवाम को आवाज़ नहीं उठाने दी जा रही। क्या बात करते हो साहब, आवाम आवाज़ उठाए, दंगा थोड़ी ना करेगी आवाम। देखते ही गोली मारनी चाहिए दंगाइयों को हर देश में। खैर चलिए, ये बात भी हम मान लेते हैं कि भाई बात रखने का अधिकार नहीं है, कैसे IRGC पकड़ रही लोगों को, गलत कर रही, ठीक है। अब आपको एक देश का वीडियो दिखाता हूं जिसका नाम है जर्मनी। वीडियो में भी थोड़ा सा ब्लर हो जाए और उसके पीछे वजह यह है कि बड़ा वायलेंट वीडियो है, थोड़ा सा ब्लर करके आपको दिखा देता हूं, देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जर्मनी के अंदर वहां के लोग किसी चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जर्मनी की पुलिस कितनी सख्ती के साथ उनके साथ पेश आ रही, मार रही, पीट रही, लात से मार रही। तो इस हिसाब से तो फिर जर्मनी में भी सत्ता परिवर्तित हो जाए। और यही जर्मनी में उठा के कहता है कि ईरान के अंदर जो प्रदर्शनकारियों के साथ हो रहा वो गलत हो रहा। तो ये तो लोगों का दोगलापन है और इस दोगलेपन से आपको बच के रहना। लेकिन अब आपको दो बड़ी खबरें बताता हूं। पहली खबर यह है कि रशिया से पिछले 10 दिनों के अंदर ही 5 से ज्यादा कार्गो शिप आए हैं और इन कार्गो शिपों में क्या भरा है इसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है। मैंने अलग अलग चीजों से पता करने की कोशिश की, ग्रोक से पूछा, अलग अलग और AI ऐप से पूछा, अलग अलग न्यूज चैनलों को खंगाला, लेकिन हर जगह यही चीज है कि 5 अननोन आए हैं। और जो चीज बहुत छुपा के रखी जाती है इसका मतलब वो चीज बड़ी कीमती है। तो ईरान के अंदर रशिया से मदद आ चुकी है, 5 जहाज आ चुके हैं और इस जहाज के आने का क्या रिजल्ट है ये आने वाले टाइम में आपको, जो कभी कुछ ऐसा मौका पड़ा, ऊपर वाला ना करे लेकिन अगर पड़ा तब आपको समझ में आ जाएगा। इधर दूसरी अपडेट ये है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची ने एस जयशंकर को फोन किया। एस जयशंकर साहब को फोन करके अब्बास अराची ने सारे सिचुएशन से अवेयर करवाया और मैं भी मदद भी मांगी। चूंकि एक चीज हम बहुत स्पष्ट तरीके से जान ले कि अमेरिका भी हमारा दुश्मन है, हमारे ऊपर सेंसस लगाता है, हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है, हमें परेशान करता है, तुम्हारा दुश्मन है और इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आज अगर ईरान के ऊपर हमला हो रहा है और खामोशी से हम बैठ के देख रहे हैं, ऐसे यार हो तो रहा है, ठीक है हो रहा है, हमें क्या, तो ये चीजें हमारे ऊपर भी आ जाएंगी। तो अब्बास अराची और एस जयशंकर साहब ने बातचीत की है
और इसके बारे में एस जयशंकर साहब ने ही अपने ट्विटर अकाउंट से जानकारी दी है। हालांकि बातचीत का क्या मुद्दा था वो चीज़ें अभी तक ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं हुई हैं। खैर, इधर ईरान में जो कुछ चल रहा है उसकी आग भारत तक पहुंच चुकी है। लद्दाख के कारगिल में ईरान के पक्ष में और अमेरिका के खिलाफ किस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहा है, एक बार आप मंजर देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से लोग सड़कों पे उतरे हैं। एक वीडियो आपको और दिखाता हूं जिसमें ट्रंप को ताबूत में रख के घसीटा जा रहा है, वो भी वीडियो आप देख। इस वीडियो में भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से लद्दाख की आवाम, किस हिसाब से जो कारगिल है उसकी आवाम प्रोटेस्ट कर रही है, हमारे देश की आवाम प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन मीडिया आपको ये चीजें नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये दिखाने की कोशिश करेगा कि ईरान के साइड हम हैं ही नहीं, जबकि हमारी आवाम है जिनके अंदर जमीर जिंदा वो ईरान के साइड हैं। लेकिन ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम तो अमेरिका की साइड है। अब पता नहीं इतना कैसे करना है, कर लो। खैर, इधर इजराइल का जो एयरफोर्स है अलर्ट मोड पे है। क्यों है पता है आपको, लेकिन हाँ, जाते जाते एक अफसोसनाक खबर आ गई है और वो थाईलैंड से है। थाईलैंड में एक ट्रेन के ऊपर अचानक से क्रेन गिर चुकी है। ये क्रेन गिरी, ट्रेन के 2 टुकड़े हो गए। पैसेंजर ट्रेन थी और स्कूल के बच्चों को लेके जा रही थी। अफसोसनाक बात यह है, स्कूल के बच्चों को लेके जा रही थी, 33 से ज़्यादा बच्चे वहीं मारे गए, उनकी मौत हो गई। और 79 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्पिटल के अंदर ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। आप लोग ऊपर वाले से दुआ करें कि उन बच्चों की ज़िंदगी बच जाए और उनके माँ बाप को, उनके वालिद वालिदैन को हिम्मत मिले, ताकत मिले इस दर्द से निकलने की। क्योंकि जिनके घरों के बच्चे जाते हैं ना, इस कंधे पे बच्चों का जनाजा अच्छा नहीं लगता। खैर, गाज़ा के लिए भी हमने आवाज़ उठाई थी, थाईलैंड के लिए भी उठाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।